चलो देखो, ये पिछला आपका टॉपिक था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसमें थोड़ा सा रह गया, लास्ट वाला पार्ट सिर्फ रह गया है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे बदलेंगे और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ये समझाए थे कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें दो टॉर्क लगता है, एक लगता है अप्लाइड टॉर्क और एक लगता है रीस्टोरिंग टॉर्क जो उसको वापस लाता है। अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू कितनी थी याद है? जो आपने अप्लाइड टॉर्क दिया था वो आपने दिया था NIAB, ये अप्लाइड टॉर्क था। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना था? K × phi, ये रीस्टोरिंग टॉर्क था। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो, तो I इज इक्वल टू K/NAB × phi, ठीक। ये आपका करंट था उस सर्किट गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट, यही है। उस गैल्वेनोमीटर में इतना ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट था, तो इस पूरे टर्म को आप हटा के कांस्टेंट टर्म यूज़ कर सकते हो, डैट इज G × phi। अब क्योंकि G आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है तो G को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपसे बोला गया था कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये अंदाज़ा लगा लेना कि आपके गैल्वेनोमीटर में जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा उतना ज़्यादा आपका करंट उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम होता है कि कितना वोल्टेज वो ले रहा है, जितना वोल्टेज लेता है वो उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से करंट को एडजस्ट करके वो बता देता है कि हाँ इतना है। अगर आपके पास वोल्टेज 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट का वोल्टेज पे जो करंट बनेगी वो शायद कम बनेगी कंपैरिजन टू 10 वोल्ट के वोल्टेज पर। अगर आपके पास 10 वोल्ट का आपने पास किया और आपने 5 वोल्ट का पास किया तो इतना हमको पता है कि 10 वोल्ट पे जो करंट बनेगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा और जो 5 वोल्ट पे करंट बनेगा उसका अमाउंट कम होगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जितना ज़्यादा वोल्ट रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको करंट मिलता जाएगा, ठीक। तो ये बेसिकली हो गया। और उसके बाद यूजर्स बता दिए थे कि क्या काम होता है। नेक्स्ट आपका बचता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है अपने करंट को लेके और अपने वोल्टेज को लेके, तो दो चीज़ें इसमें डिफाइन की जाती हैं। इसमें पहला डिफाइन किया जाता है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर बहुत मिनिमम करंट को भी अगर वो मेज़र कर ले जा रहा है, छोटे से छोटे करंट को भी अगर वो मेज़र कर ले जा रहा है अपने अंदर पास होने पर, तो गैल्वेनोमीटर की उस पावर या उस सेंसिंग को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। समझ आया, ठीक है। और करंट सेंसिटिविटी निकाली जाती है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक। ये होती है आपकी करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, सेम ऐसे ही आपका एक दूसरा भी होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज पर कितना ये सेंस कर रहा है या वोल्टेज पर ये कितना रिस्पॉन्स कर रहा है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसको निकालने का फॉर्मूला हो गया phi/ डिफ्लेक्शन पर वोल्टेज, ठीक है। अब ये देखो कॉमन इसे दोनों को साथ साथ पढ़ा दे रहे हैं। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ये आपको करंट सेंसिटिविटी दे देगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ये आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी देगा। अब सीधे सीधे तुम I की वैल्यू देखो ये निकाल के बैठे हो, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो phi/I की वैल्यू ये है तुम्हारे पास, तो यहाँ से रख सकते हो K/NAB और इंटू phi। तो phi से phi कट जाएगा, NAB ऊपर चला जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB/K। ये आ गया आपका करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, सेम जरा वोल्टेज के लिए निकालो। अच्छा, पहले जरा ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू I × R। तो ऐसा करो, पहले यहाँ से V निकाल लो I की, तो I की वैल्यू पुट कर दो पहले, तो I की वैल्यू पुट करोगे तो K/NAB × phi और इंटू ये हो गया तुम्हारा B की वैल्यू। अब ले आके यहाँ रख दो उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा phi/ और V की वैल्यू पूरी रख दो, तो ये हो जाएगा K/NAB × phi और इंटू R। तो phi से phi कट जाएगा, एज इट इज़ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NAB/R और K। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसमें चेक करो पहले,
करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। जितना आप गैल्वेनोमीटर में टर्न बढ़ाते जाओगे करंट सेंसिटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। सेम काम वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न। अब ओम्स लॉ का यहाँ से रिलेट करो, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR। तो अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा। और एज इट इज करंट की भी देखो डिपेंडेंसी ये पे ही है। सेम काम एरिया, ये भी एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये भी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया है सिर्फ रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम रखोगे वोल्टेज उतना ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज जितना ज़्यादा मिलेगा आपको करंट उतना, और करंट जितना ज़्यादा मिलेगा तो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस वहाँ का उतना। और इसीलिए करंट वाले में आ रहा है नहीं, वहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है यार, क्योंकि करंट अगर करंट के पास रेजिस्टेंस आ जाएगी तो वो फिर वो मेजर क्या करेगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना, दोनों से पूछा जाएगा। फार्मूला पेपर में ऐसे डिराइव करके वो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि डिराइव द फार्मूला ऑफ करंट सेंसिटिविटी या डिराइव द फार्मूला ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, दूसरा पहला ये पूछ सकते हैं। दूसरा तुमसे पूछ सकते हैं कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी हो तो कौन कौन से फैक्टर पे क्या चेंज करें। नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करिए, एरिया इंक्रीज करिए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करिए, और के की वैल्यू आप कम कर दीजिए। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो बेसिकली आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए, एरिया बढ़ाइए, रेजिस्टेंस कम करिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना के का तुम्हारा रीस्टोरिंग कांस्टेंट है, रीस्टोरिंग फोर्स है, ये के का मतलब है। ठीक है, चाहो तो लिख लो, हालांकि पेपर उसमें लिखा है, इसमें जो के है तुम्हारा इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के है तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स। ये जितना कम रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कम रखनी है। अब लास्ट और फाइनल आता है कि गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, और गैल्वेनोमीटर में जैसे पूरा टॉपिक नहीं पूछेगा वो आपसे, तुम पहले माइंड सेट ये रखो, वो छोटे बच्चों वाला नहीं है कि पूरा टॉपिक आपसे पूछ लेंगे, वो उसका टॉपिक के बीच में से पूछेंगे कि करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला था, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या फॉर्मूला था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिर्फ डायग्राम ही बना के फ्रेम कर दो, वो यही सब आपसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आपके पास MCG प्रेजेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके पास प्रेजेंट है, और इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है एमीटर में। ठीक, अच्छा इतना हमको पता है कि एमीटर का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना। तो ये बेसिकली सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है एग्जैक्ट अमाउंट को ये मेजर कर लेगा। तो MCG को एमीटर में आप जोड़ करंट कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें MCG के अंदर एक आप डिवाइस लगाएंगे डेट इज कॉल्ड शंट, और ये जो शंट होगा, इस शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम होगा, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये आपको बहुत कम रखना है। अच्छा कम क्यों रखना है, वो इसलिए क्योंकि आप करंट मेजर करने जा रहे हो। जिस डिवाइस को आप लगाने जा रहे हैं वो डिवाइस आपका बेसिकली उस डिवाइस का अपना खुद का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि उसका जब रेजिस्टेंस खुद का कम होगा तभी तो उसमें से करंट पास होगी। आपने उसी का रेजिस्टेंस अगर हाई कर दिया तो उसमें से करंट पास ही नहीं होगी, और जब करंट ही नहीं पास होगी तो एमीटर जब लगाओगे तो वो मेजर क्या करेगा उसको। तो ये ध्यान रखिएगा, MCG में जब आप शंट लगाएंगे तो वो शंट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। एक्चुअली शंट क्या है, एक तरीके का रजिस्टर ही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो होता रजिस्टर ही है, बस एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है। समझ आया। और इसको सर्किट में हमेशा जब भी एमीटर में इसमें लगाओगे वो आप लगाओगे इसको पैरेलल में ही। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये मान लो तुम्हारी सर्किट है, ये बना लो, ये तुम्हारा शंट है S, और ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है G। गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रहेगा। अच्छा यहाँ से करंट आया I, अब ध्यान से देखना, यहाँ से करंट आएगा I, शंट अपना एक डिवाइस है, G अपना एक डिवाइस है, तो जब जंक्शन पे आएगा तो जंक्शन में करंट अपने आप को क्या करेगा, किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा। तो जो शंट में करंट जाएगा उसको हम मान ले रहे हैं IS, और जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा उसको हम मान ले रहे हैं IG।
कोई दिक्कत? अच्छा, गैल्वेनोमीटर और शंट किस में लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सर्किट रेजिस्टर्स का? सेम होता है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शंट। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? सेम होता है। तो आप पोटेंशियल ऑफ G इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शंट कह सकते हो। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो इसका पोटेंशियल IG और इसका जो पूरा रेजिस्टेंस है, इसका पूरा रेजिस्टेंस की जगह पे ही हम इसको सीधे सीधे क्या मान रहे हैं? G मान रहे हैं। उसका अपना जैसे इसके रेजिस्टेंस को डिनोट ही G से कर रहे हैं ताकि आसान रहे। और इसके लिए अब इसमें जो करंट जाएगी, अच्छा इसमें आप दो काम कर सकते हो, या तो इसको आप IS मान लो, एक काम ये कर सकते हो, ठीक है, और या तो आप ये भी तो कर सकते हो, अच्छा टोटल I आ रहा है तो I में से IG चला गया तो इसमें कितना जाएगा बताओ? I माइनस, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो I माइनस, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 10 एम्पियर की करंट आई, 2 एम्पियर की करंट इसमें चली गई तो इसमें कितना जाएगा? तो इसको 10 माइनस 2 भी तो लिख सकते हो। तो आपको वेरिएबल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको वेरिएबल सिर्फ कितने मिलेंगे? एक I मिलेगा, एक IG मिलेगा, 2 ही मिलेगा। वेरिएबल जितना कम रखोगे इक्वेशन उतना कम बनेगा, इक्वेशन जितना कम रखोगे डील करना उतना, क्योंकि आप इक्वेशन झुआ पर बना दोगे। यही दिक्कत होती है किरचॉफ में, बच्चे इसीलिए किरचॉफ में फंसते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं I1 I2 I3 जहाँ है सब में से एक एक निकालते जाएंगे, तो वो जितने वेरिएबल फिर वो उतना इक्वेशन फ्रेम करता चला जाएगा, फिर बनाओ। इसीलिए इक्वेशन कम से कम फ्रेम करने की कोशिश करिए। तो इसके लिए जब करोगे तो इसके लिए I की वैल्यू हो गई I माइनस IG इंटू इसका जो पोटेंशियल, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको R से ही डिनोट कर दिया गया, ठीक। अब सीधे S की वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, तो S इज इक्वल टू सीधे सीधे IG अपॉन I माइनस IG। अब ये जो आपने निकाला है ये आपने वो निकाल लिया कि आप अपने रेजिस्टेंस को आप अपने शंट की वैल्यू रखेंगे कितना शंट रखेंगे आप, कितना उसका वैल्यू, कितना रेजिस्टेंस कितना रखेंगे कि आपका करंट इसमें कम से कम फ्लो हो जाए और आपका करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो जाए और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको मेजर कर ले। जैसे मैंने कहा ना कि शंट लो रेजिस्टेंस का होना है, कितना होना चाहिए, आप कितना रखोगे, 1 ओम, 2 ओम, आधा ओम, 1.5 या उससे भी नीचे, वो एग्जैक्ट आपको पता करना हो तो आप करंट भेज के, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, आप करंट को भेज के आप चेक करिए कि कितना आप इस पे रखते हैं कि आपको इसमें जो शंट इसका वैल्यू है वो मिनिमम मिलता है और आपको करंट उस पर मैक्सिमम मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को MCG को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय शंट की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, तो IG इंटू अपॉन I माइनस IG। समझ आया? वो सीधे सीधे आपसे पूछेंगे कि शंट की वैल्यू कितनी रख दें कि वो MCG में करंट को मेजर कर ले जाए आसानी से बिना किसी रोक टोक के। समझ आया? ठीक। अब देखो ये बताओ G और S पैरेलल में है कि सीरीज में? तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनको आप ऐसे देख सकते हो 1 अपॉन इनका, अगर R इक्विवेलेंट आपको निकालना हो, इनका R इफेक्टिव अगर निकालना हो, ये दोनों पैरेलल में है, ये हो जाएगा 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? GS ऊपर क्या आ जाएगा? S प्लस G। तो ओवरऑल अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो G प्लस S अपॉन GS। ये आया है 1 अपॉन R इफेक्टिव, इसको रेसिप्रोकल करो तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? GS अपॉन G प्लस, आप ऐसे भी ये पूछेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उस केस में आप ये निकाल लेंगे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इनका कितना, जितना रेजिस्टेंस इनका कम, ये देखो ये वैल्यू जितना कम लेकर आओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। और शायद आपको पढ़ाया गया था कि रेजिस्टेंस आपको, भाई देखो एमीटर बना रहे हो तो एमीटर के लिए आप कोशिश यही करिए कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, और रेजिस्टेंस कम से कम किस सीरीज में, किस उसमें पड़ता था? पैरेलल में। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आप इसीलिए इसको पैरेलल में रखे हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम मिले, और जितना रेजिस्टेंस कम से कम मिलेगा शंट से और उससे करंट उतने आसानी से पास होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। दूसरा आपने बोला S
की वैल्यू बहुत कम है, आपने बोला लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, मतलब एस की वैल्यू बहुत कम है, और एस की वैल्यू बहुत कम होने से तो जी प्लस जी में अगर एस जोड़ोगे भी तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जी प्लस एस जोड़ने में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, वैल्यू कितनी रह जाएगी उसकी, जी रह जाएगी। तो इसको आप अगर थोड़ा सा चेंज करोगे तो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू जी एस अपॉन सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, जी, और जी से जी काट सकते हो, तो आर इफेक्टिव कितना आ गया आपका पास, ऐसा आ गया। अब देखो यही तो बोला है, यही तो स्टार्टिंग में उसने बोल दिया है, पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अकेले किस पे डिपेंड कर रहा है, शंट पे, और शंट का रेजिस्टेंस जितना कम रखोगे उतना ही आपका एमीटर को मेजर करने में करंट आसानी रहेगी। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। चल उसके बाद आता है आपको वोल्ट मीटर, एमसीजी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चल अब एमसीजी को आप कन्वर्ट कर दो वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, नहीं, हाँ, जब पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे यही कि वो मेजर पोटेंशियल डिफरेंस को करता है, वोल्टेज को नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट पाएगा आपका, ठीक है। चलो इसमें आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप रेजिस्टेंस सीरीज में आप अपना गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, उसके बाद इसको आप किसी भी बैटरी और सेल से कनेक्ट कर दीजिए, ज़्यादा मेहनत नहीं, जो कि उसको वोल्टेज देने का काम कर ही देगा, माइनस प्लस, ठीक। चलो इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया R, यहाँ से जो करंट निकलेगा वो मान के चलो निकलेगा I, यहाँ पे जो जाएगा करंट वो जाएगा क्या, करंट I। रजिस्टर जो हम बाहर से लगाए हैं और जो हम अपना गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, गैल्वेनोमीटर से जो रजिस्टर लगाए हैं, गैल्वेनोमीटर के से रजिस्टर में हमेशा किस में आप कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, और ये जो रेजिस्टेंस आप यहाँ लगाएंगे वो रजिस्टर किस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, इसके सीरीज में होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अरेंज होना चाहिए, ठीक। अच्छा सीरीज में क्या डिफरेंट होता है, सीरीज में कौन सा फैक्टर डिफरेंट होता है, पोटेंशियल, करंट सेम होता है, मतलब इसके अंदर का पोटेंशियल कुछ और होगा, इसके अंदर का पोटेंशियल कुछ और होगा। तो अगर हम सर्किट का, क्योंकि हमको मेजर पोटेंशियल ही करना है, आपको मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ही करना है, तो अगर हम इस सर्किट का V टोटल निकाले, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, तो पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर प्लस पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हो गया G। अच्छा इसका हो जाएगा I इंटू R, तो ये करंट फ्लो किया I और रजिस्टर हो गया IR, और प्लस G, इसका हो गया करंट तो वही जाएगा I, और इसमें इसका रजिस्टर कितना हो गया G, I कॉमन है तो I कर लो बाहर, तो अंदर बचा आपके पास R प्लस G, ये निकल गया उस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। आप सर्किट में टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हैं वो डिपेंड करता है इन, देखो जितना ज़्यादा आप इसका रेजिस्टेंस रखोगे पोटेंशियल ड्रॉप उतना कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जितना कम होगा उतना आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलेगी। तो आप कोशिश यही करिए कि रेजिस्टेंस जितना हाई रख पाइए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आपने लो कर दिया तो जब भी डिवाइस में करंट या वोल्टेज जाता है तो डिवाइस के अंदर जाते ही वोल्टेज तुरंत क्या कर जाता है, ड्रॉप आउट कर जाता है, जिससे वजह से आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। आप AC लगा दिए तो हो सकता हो आपसे, मान लीजिए आपके सामने अगर मैं कहूँ कि यहाँ AC और पंखा, तो आप यहाँ क्या लगाना पसंद करेंगे, AC, आप यहाँ AC लगाएंगे, क्योंकि AC का वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, AC का रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस से क्या मिलेगा, पंखे के रेजिस्टेंस से क्या होगा भाई, इसीलिए तो AC चलाने से बिल ज़्यादा आने का मतलब है करंट खींच ज़्यादा रहा है, करंट ज़्यादा खींचने का मतलब है उसका वोल्टेज, तो उसका मतलब है आपको वोल्टेज जिसका ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो वोल्टेज ड्रॉप कम करवाएगा, तो आप उसी को लगवाइए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ गैल्वेनोमीटर से जो आप लगाएंगे वो आप क्या लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते समय रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, एमीटर में कन्वर्ट करते समय रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, दो बातों का ध्यान रखना। बाकी आपसे कोई नॉर्मल आपसे पूछ लेंगे कि इसी G की वैल्यू बता दो,
तो V अपॉन आई वी टोटल इज इक्वल टू R प्लस जी। यहाँ से G की वैल्यू कितना आप G की वैल्यू रखते हैं तो R को इधर भेज दो, तो वी टी माइनस आई माइनस ये इधर चला जाएगा तो माइनस R हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप G की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की वैल्यू उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि G का रेजिस्टेंस आपको कितना देना है, या आप चाहो तो R की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, आप कुछ ना करो, आप R को G को ही रहने दो, R को ट्रांसफ़र कर दो तो G वहीं रहेगा, R ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको पता, सॉरी R यहाँ R की वैल्यू निकाल लो और G को ट्रांसफ़र कर दो तो ये पता चल जाएगा। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें हैं नॉर्मली आपसे पूछेंगे, बस इतना एक चीज़ याद रखिएगा, वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 माना जाता है। मतलब आइडियली जब एमीटर कोई, हालांकि आपको पता है आइडियल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन अगर हम एक आइडियल एमीटर मानेंगे तो भाई मानना ही तो है, तो अगर हमको मानना है तो हम उसका रेजिस्टेंस कितना मान लें, 0, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकने का। तो हम आइडियल एमीटर मान रहे हैं ना, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा कोई भी करंट सर्किट के अंदर रुके ना, वो फ्लो होता रहे, और फ्लो होने के लिए उस डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना कम रख पाओ उतना कम रखो। तो कितना कम रख पाओगे, ज़्यादा कितना कम कर दोगे, 0 कर दोगे। तो इसीलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हम कितना मान के चलते हैं, 0। लेकिन प्रैक्टिकली क्या आइडियल एमीटर बनाना पॉसिबल है? ये वही बात है कि आपने इंजन बना दिया तो जितना आपने इनपुट दिया है आपको 100% आउटपुट मिल गया। क्लास 11th में था ये, थर्मोडायनेमिक्स में था, कार्नोट इंजन। ऐसी कोई इंजन आज तक बनाई नहीं गई है जिसका एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि जब आप जितना देते हैं उसकी आधी एनर्जी हीट में चली जाती है और आधी एनर्जी, आप गाड़ी में तेल भराते हैं तो 100 की एवरेज नहीं देगी गाड़ी, किसी भी कीमत पे नहीं देगी, वो 90-95 तक 70-80 तक ही जाएगी वो, क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में खर्च हो जाती है। तो सेम ऐसे ही याद रखिए, कभी भी आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो हम कभी भी ऐसा 100% आइडियल एमीटर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बस मान लिया, मानना है तो मानने को तो कुछ ही मान सकते हैं। तो इसीलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हम कितना मान के चलते हैं, 0। लेकिन नॉर्मली जब आपसे कोई पूछेगा कि एमीटर कैसा है, कैसा डिवाइस है, तो आप बताएंगे लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। वो इसलिए क्योंकि एमीटर को क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है, और करंट मेजर करने के लिए जिसको मेजर करना है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। जिसको हम भेज रहे हैं, जिसके थ्रू हम सामान भिजवा रहे हैं, उसको वो सामान पसंद नहीं आना चाहिए, नहीं तो पता चले वो सामान रास्ते में ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना फ्लिपकार्ट वाले या डिलीवरी वाले वो पैक बंद रहता है ना, तो आपका सामान आपके सही सलामत आपको पहुंचा देते हैं। सेम ऐसे ही एमीटर को मेजर करना है करंट, और करंट मेजर तभी होगा जब रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस आप क्या रखिए, कम रखिए, ताकि उसके अंदर से करंट पास करे तो आसानी से मेजर कर ले। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रखा जाता है, हाई, ताकि वो इसलिए हाई रखे ताकि वोल्टेज ड्रॉप आउट कम से कम हो। जितना वोल्टेज ड्रॉप आउट कम से कम होगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है वोल्टेज वो आपको पता चल जाएगा। समझ आया? इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका वो है EMI है। ठीक है, इसके बाद EMI पढ़ाएंगे।